इसको बेसिकली पेपर लीक नहीं कह सकते आप। पेपर लीक करना दूसरी बात हो गई। ये बेसिकली किसी सेंटर से 3 पन्ने बाहर निकले हैं जो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 और अभी तक मुझे घर से निकल जाना चाहिए था। 7 बजे मुझे घर से निकल जाना चाहिए था ताकि मैं एग्ज़ाम सेंटर पर जल्दी पहुंच जाऊं। लेकिन हुआ क्या कि घर के काम करने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो फिर अब मैं निकलूँगी अभी 8:30 बजे एग्ज़ाम सेंटर की तरफ, क्योंकि आज है वीडियो, पटवारी, इन सब का एग्ज़ाम। और मेरा सेंटर ना मतलब काफ़ी दूर पड़ा हुआ है, तो डोईवाला की तरफ मेरा सेंटर पड़ा है। और आज तक ना मतलब मेरा सेंटर कभी इतनी दूर नहीं पड़ा, लेकिन फ़र्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा दूर पड़ा है। तो गाइज़ अभी हम घर से निकल चुके हैं और मेरा भाई मुझे छोड़ेगा अभी गढ़ी कैंट तक। मेरा भाई छोड़ेगा मुझे, उसके बाद मैं वहाँ से कैब करूँगी। तो भाई क्या दिन आ गए हैं। पहले मैं खुद अपनी कल्लो को चलाते हुए एकदम मज़े से जाती थी, लेकिन अभी मुझे यहाँ से कैब तो नहीं करूँगी, ओला बाइक करूँगी, तो वहाँ से जाऊँगी। तो अभी हम निकल चुके हैं और मतलब हम घर से निकल गए थे कम से कम 8:50 में, तो अभी 9 बज रहे हैं। तो पहुँच जाऊँगी मैं, बड़े आराम से पहुँच जाऊँगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं 10 बजे तक तो एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाऊँगी। तो भाई यहाँ का व्यू आप देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो गाइज़ मैं गढ़ी कैंट पहुँच चुकी हूँ। अब यहाँ से मुझे ओला बाइक बुक करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आगे का सफ़र तय होगा। तो देख सकते हो आप लोग कितना स्ट्रगल चल रहा है भाई लाइफ में। मतलब अगर ये आयोग वाले थोड़ा सा पेपर कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर देते तो इनका क्या चला जाता। वैसे भी सिचुएशन अभी ख़राब चल रही है। अभी भले ही यहाँ पर धूप है, लेकिन कुछ टाइम में मौसम ऐसा हो जाएगा ना एकदम बारिश वाला, और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ फिर पानी भर जाएगा। तो चलो मैं ओला बाइक बुक करती हूँ, उसके बाद चलते हैं सफ़र की ओर। और यहाँ पर ना कोई भी बाइक बुकिंग पर आने के लिए रेडी नहीं थी, सब एक्स्ट्रा चार्ज मांग रहे थे। तो मैंने भैया से बोला कि आप बस आ जाओ, मैं आपको एक्स्ट्रा चार्ज दे दूंगी। वैसे ना दोस्तों मेरा पेपर देने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे एक दिन पहले ही पता लग गया था कि पेपर लीक हो चुका है और पेपर बिक चुका है। इसीलिए आयोग वालों ने उत्तराखंड में इतनी बाढ़ और आपदा आने के बाद भी इस पेपर को पोस्टपोन नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं एकदम मरे हुए मन से पेपर देने के लिए जा रही थी, क्योंकि जब मेहनत की थी तो देखने तो जाना ही था कि मुझे आखिर कितना आता है क्वेश्चन पेपर में से। तो वो बस एक एक्सपीरियंस लेने के लिए मुझे वहां पर जाना पड़ा। तो वैसे तो इस बाइक का चार्ज 250 रुपए था, लेकिन ये सेंटर इतनी दूर था डोईवाला से भी आगे जाकर कि मैंने भी भैया को फिर 350 रुपए दे दिए थे, क्योंकि इन्होंने मुझे एग्जाम सेंटर पर आधे घंटे पहले पहुंचा दिया था। और फिर 2 घंटे के बाद मैं पेपर देकर आ गई थी। बीच में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि आयोग वालों को अपनी प्राइवेसी रखनी होती है। भले ही ये लोग पेपर लीक कर दे, लेकिन हम लोग सेंटर के आसपास कोई वीडियो नहीं बना सकते। तो दोस्तों अगर ये पटवारी का पेपर नहीं लीक हुआ होता ना तो काफी सही क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है और कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि सेम पिछली बार की तरह इस बार भी ये पटवारी का पेपर लीक हो चुका है। आयोग वाले बिल्कुल भी युवाओं के बारे में नहीं सोचते हैं कि एक युवा इस नौकरी को पाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करता है। ये लोग बस चंद पैसों के लिए धड़ाधड़ पेपर को लीक कर देते हैं। और ये हमारे माननीय GS मर्तोलिया जी का इस पेपर लीक के बारे में क्या कहना है वो तो आप खुद अपने कानों से सुन लो, और आपका भी ना खून खौल जाएगा जब आप इनका ये भाषण सुनोगे। इसको बेसिकली पेपर लीक नहीं कह सकते आप। पेपर लीक करना दूसरी बात हो गई। ये बेसिकली किसी सेंटर से 3 पन्ने बाहर निकले हैं जो क्वेश्चन पेपर का। तो उसमें ये है कि क्योंकि बाहर आया तो हो सकता है कि और जगह चला गया हो, किसी ने सॉल्व कर दिया हो, उनकी मदद कर दी, इस तरह की चीज़ें आई हैं। इन लोगों के लिए पेपर लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए इन्होंने कितनी आसानी से कह दिया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, बस 3 पेज ही तो सामने आए हैं। पर इनको कौन बताए कि 3 पेज में कम से कम 15 क्वेश्चन होते हैं। और मेरिट लिस्ट के लिए तो 2-3 क्वेश्चन में ही गेम बदल जाता है। यहाँ तो फिर भी कम से कम 14-15 क्वेश्चन की बात हो रही है। जितनी आसानी से इतना बेकार एक्सक्यूज देकर GS मर्तोलिया जी ने इस टॉपिक को घुमाया है ना, तो इनसे ये सवाल पूछना तो बिल्कुल बनता है कि क्या ये क्वेश्चन पेपर की सेफ्टी मैनेज करना इतना मुश्किल था। और 3-4 पेज लीक होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसमें एक युवा का भविष्य बदल सकता है। और ये पेपर तो लगातार लोगों के WhatsApp पर घूमे जा रहा था। गौर करने की बात तो ये है कि उत्तराखंड में इतनी बाढ़ और आपदा आने के बाद, जिससे कि रोड वगैरह पूरी टूट चुकी है, आने जाने की कोई सुविधा नहीं है, और सेंटर इतनी ज्यादा दूर रखे हुए हैं बच्चों के घर से कि उनके लिए आना जाना काफी मुश्किल हो रखा है। लेकिन फिर भी इन्होंने पेपर पोस्टपोन नहीं किया, क्योंकि आयोग वाले बिक चुके थे। उन्होंने पेपर पहले ही बेच दिया था सिर्फ कुछ चंद रुपयों
के लिए इन्होंने युवाओं का करियर दांव पर लगा दिया। दोस्तों, इतनी मेहनत करने के बाद भी जब बदले में सिर्फ धोखा मिलता है तो ऑब्वियसली देश का युवा एकदम परेशान हो जाता है, हताश, निराश और डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन फिर भी हमारे उत्तराखंड के युवाओं में इतनी हिम्मत है कि हमारे उत्तराखंड के युवा भाई बहनों ने सोचा है कि वो इस अन्याय के खिलाफ एक लड़ाई लड़ेंगे और उसके लिए पीसफुल प्रोटेस्ट होगा परेड ग्राउंड में, जो कि अभी चल रहा है। और इन लोगों से पेपर लीक करवाना तो रोका नहीं गया, लेकिन इस पीसफुल प्रोटेस्ट को रुकवाने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। अलग अलग धाराएं लगाने की धमकी दी जा रही है, लेकिन फिर भी युवा जो है वो एकदम टस से मस नहीं हो रहा है। आप लोग भी अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने के लिए इन युवाओं का साथ देने आ सकते हो परेड ग्राउंड पर। धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं भी बहुत दुखी हूँ इस बात से। ये नौकरियाँ हमारी थी, मैं भी बाहर के लोगों की। अगर आज हम लोगों की बात ऐसा नहीं है तो ये नौकरी बाहर वालों के बाद भेजी जाएगी। मैं कहता हूँ कि ये पूछना चाहती हूँ कौन हकीकत है, ये हमारा बच्चों का है, ये बाहर के बच्चों का नहीं है बिल्कुल भी। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी के बाहर के बच्चों का देखो घर जाके होगा ना, वही फूक डालेंगे, वही फूक डालेंगे बहुत बता देना चाहती हूँ। बेटा मैं हरिद्वार में थी और ये बिजली बनाया गया था, चुनन भाई का फोन आया था, मैं लिया भाई मेरा पोता होता है, मैं दूसरी थी, मैं भी चाहती हूँ हम चार भी हम लोग मारेंगे। रात में 1 बजे उठो मिले हमें याद करना आनी जय भारत सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। हम 30 वर्षों से अखिल भारतीय समानता मंच से आरक्षण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं अखिल भारतीय समानता मंच की अध्यक्ष भी रह चुकी हूँ और वर्तमान में मैं उत्तराखंड समानता पार्टी की ऋषिकेश विधानसभा की महिला अध्यक्ष हूँ। कानूनी समिति में मैं बचाव मंडल की महिला संयोजक हूँ। मैं कदम से कदम मिलाकर हर पल हर क्षण अपने युवा भाइयों के साथ हूँ, अपने क्रांतिकारी भाइयों के साथ हूँ और मैं सीधे चेतावनी देना चाहती हूँ धानी सरकार को। अगर मेरे क्रांतिकारी भाइयों के युवाओं के बच्चों को थोड़ी सी भी आँच आई तो हम उन्हें छोड़ने वाले नहीं है, किसी भी कीमत पे आपका सिस्टम फेल है। आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें, चुपचाप इस्तीफा दे दें। वो GS जो है इस्तीफा दें जो उस महिला को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं हमारे बॉबी भाई और हमारे जो क्रांतिकारी भाई है उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा रही है, पुलिस को आगे करवा रही है। ये सब आपकी तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी और अब उत्तराखंड में जनता समझ चुकी है, जनता गाँव-गाँव में जागरूक हो चुकी है। एक माँ दुर्गा माँ, आजकल नवरात्रि चल रहे हैं, माँ की चिंता होती है बाबा, नजा बाबा, लोक नजा बाबा, यक नजा बाबा, माँ की चिंता आप सब पर नहीं होगी। माँ की चिंता अगर हमारे बच्चे का चिंता हम हमारे बच्चे को बोलना बाबा हम रोटी काम खाए ना तो ये क्यों दुकान खोल, तो ये क्यों काम कर पर सुबह नजा बाबा नहीं फ्रीडम नजा बाबा क्या हम इनको मरे देने गोली चले देने, पुलिस वालों ने हम कर देने, पुलिस वालों ने हम कर देने। माँ की चिंता नहीं समझ सकते, माँ की चिंता एक माँ समझ सकती। दोस्तों, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये बस एक ड्रामा चल रहा है, तो दोस्तों ये कोई ड्रामा नहीं है। ड्रामा तो हम युवाओं की ज़िंदगी के साथ हुआ है। अब ऐसे टाइम पर ऐसी हताश बातें करने से अच्छा आप लोगों को इन युवाओं को सपोर्ट करना चाहिए जो कि हमारे लिए, हमें रिप्रेजेंट करने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग भी परेड ग्राउंड में आ सकते हो इस पीसफुल प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने के लिए, और जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ही युवाओं का मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि वो लोग इतनी हिम्मत करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, जय श्री कृष्ण।